अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। न्यूक्लियर को बनाने के लिए जो एनर्जी लगी, न्यूक्लियॉन्स को जो लेके हम आएंगे और न्यूक्लियस बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या फिर बाइंडिंग एनर्जी किसको भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें जो न्यूक्लियस है, जो न्यूट्रॉन से वो बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जो बना है, उनको अगर हमें सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना हो ताकि उनमें फिर अट्रैक्शन का फोर्स ना लगे, ठीक है, उनमें कोई इंटरेक्शन फोर्स ना लगे, तो उसी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में इस वीडियो में, और इसमें हेल्पफुल रहने वाला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसके अकॉर्डिंग जो मास प्लस एनर्जी एक रिएक्शन में वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मास और एनर्जी का सम जो रहेगा, ठीक है, वो कंजर्व रहेगा। ये चीज़ इज इक्वल टू mc²। ओके, इसको यूज़ करेंगे चैप्टर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इन सेक्शन 13.2 वी हैव सीन दैट द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है, पहले देख चुके हैं। देयरफॉर इट मे बी एक्सपेक्टेड that the mass of the nucleus is equal to the total mass of individual protons and neutron। तो हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है न्यूक्लियस, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। जितने भी उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे सबके मास के बराबर होगा न्यूक्लियस का मास। हाउएवर द न्यूक्लियर मास m इज़ फाउंड टू बी ऑलवेज लेस देन दिस। एक सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर यह आ रही है कि न्यूक्लियस बना तो न्यूक्लियॉन से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है, लेकिन इसके बावजूद जो न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन, जितने भी उसमें प्रोटॉन्स हैं और जितने भी उसमें न्यूट्रॉन है, उन सब के मास के सम के बराबर नहीं है, उससे कम है। तो ये मास कहाँ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, बहुत वेग सा मैं नंबर ले रहा हूँ। सपोज जो न्यूक्लियन थे, चलो 4 न्यूक्लियॉन्स थे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे। इनका मास सपोज, अभी मैं नंबर रियलिटी से बहुत अलग नंबर है, ये सब में समझने के लिए 100 है। इन सब का मास कितना 100 है। इनको हमने कंबाइन किया, साथ में लेके आया और न्यूक्लियस बन गया, हीलियम न्यूक्लियस बन गया। इसका मास देखते हैं तो इसका मास आया 80। इनका मास तो 100 था टोटल, न्यूक्लियस का मास 80 आया। ये 20 कहाँ गया, ये है क्वेश्चन। इसका आंसर करेंगे अब। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, आप देखो थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल से, वैल्यू रियलिस्टिक है, मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको वो वैल्यूज़ ली, अब रियलिस्टिक वैल्यू दे रखी है। तो ऑक्सीजन 16 मास नंबर, 8 एटॉमिक नंबर, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। 8 न्यूट्रॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास 1.00866 यूनिट्स, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 प्रोटॉन का मास 8 से मल्टीप्लाई कर दो एक प्रोटॉन के मास को, लगभग बराबर होता हम जानते हैं। और एक 8 इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 0.00055 यूनिट्स। इन सबको ऐड किया, और ऐड करना ही तो ऑक्सीजन का जो आइटम है इन सबसे तो बना है। तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का जो मास होगा वो इन सब के बराबर आएगा, जो कि आएगा 16.12744, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कितना मिलता है, 15.994932। रिमेनिंग जो मास था, इनका डिफरेंस थे, वो कहाँ गया, वही है मास डिफेक्ट, उसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वी गेट द 15.99 इतना, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास में निकाल भी दो चलो, तब भी देखो क्या होगा, तब भी 15.99053 आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तब भी फ़र्क आया मास में। Thus we find that the mass of the oxygen nucleus is less than the total mass of its constituent by 0.13691 units। इतने मास का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पे और 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन के मास, टोटल मास में। The difference in the mass of a nucleus and its constituents delta m is called the mass defect। इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और मास डिफेक्ट डेल्टा m क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, z होंगे, उसको एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मल्टीप्लाई कर दो उसको एक न्यूट्रॉन के मास से, और इस सम को माइनस कर दो हम न्यूक्लियस के मास से,
ये आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मास डिफेक्ट? इट इज़ हियर दैट आइंस्टाइन इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी प्लेज अ रोल। Since the mass of the oxygen nucleus is less than the sum of the masses of its constituents, the equivalent energy of the oxygen nucleus is less than that of the sum of the equivalent energies of its constituent। मतलब क्या है इसका? देखो, मास ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस कम है किससे? जिनसे न्यूक्लियस बना है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन से, उनसे तो इसका मास कम है। तो जो इक्विवेलेंट एनर्जी है ऑक्सीजन न्यूक्लियस की वो भी कम है इक्विवेलेंट एनर्जी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन की जो इक्विवेलेंट एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, न्यूक्लियस बनने पे जो इक्विवेलेंट एनर्जी थी वो कम है क्योंकि मास कम है। इफ़ वन वांट टू ब्रेक द ऑक्सीजन न्यूक्लियस इनटू 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर हैज़ टू बी सप्लाइड। और अगर हमें इस न्यूक्लियस से ऑक्सीजन न्यूक्लियस से वापस से 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन बनाने तो हमें यह एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे सप्लाई करना पड़ेगा। कितना एनर्जी का डिफरेंस है? जो मास डिफेक्ट है टाइम्स सी स्क्वायर, इतना सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यही मास एनर्जी इक्विवेलेंस आया है। ओके, ठीक है, और इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बना, उन सारे न्यूक्लियन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना, तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ हुई, तभी वो बाइंड हो पाए। ओके, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ अ सर्टेन चार्ज एंड मास, एन एनर्जी EB विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, जैसा मैंने बताया, जब भी न्यूक्लियॉन्स को बनाएंगे, हम न्यूक्लियस को लेके आएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, और उससे एक न्यूक्लियस बनाएंगे, तो उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, और इसी का एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम EB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ वी सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू 8 कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, वी वुड हैव टू सप्लाई अ टोटल एनर्जी ऑफ EB टू दोज पार्टिकल। और अगर हम न्यूक्लियस को सेपरेट करके न्यूक्लियॉन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन पार्टिकल्स को। ठीक है, although we cannot tear apart a nucleus in this way, the nuclear binding energy is still a convenient measure of how well a nucleus is held together। ऐसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, हम बस थ्योरी ऐसे बोल रहे हैं इसको कि अगर हमें करना हो तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्या, ये बहुत एक अच्छा मेजर है ये पता लगाने का कि न्यूक्लियस कितना टाइटली हेल्ड है। देखो, जिसमें, अब मुझे आप बताओ, किसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा न्यूक्लियस ज़्यादा हेल्ड, अच्छे से हेल्ड है टुगेदर, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है, या फिर जिसमें बाइंडिंग एनर्जी कम होगी? ठीक है, तो आंसर है जिसमें ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा न्यूक्लियन और ज़्यादा अच्छा मेजर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस आएगा। मतलब उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हर एक न्यूक्लियंस को, तब जाके वो अलग होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला न्यूक्लियस होगा। हाँ, मोर यूजफुल मेजर ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा मेजर क्या होगा? हर एक न्यूक्लियन को कितनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, विच इज़ द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी EB ऑफ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस A इन द न्यूक्लियस, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी जो पूरे न्यूक्लियस की थी, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर न्यूक्लियन से, तो हमें मिल जाएगा पर न्यूक्लियन हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। We can think of binding energy per nucleon as the average energy per nucleon needed to separate a nucleus into its individual nucleons। ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो एवरेज एनर्जी हमें देनी पड़ी हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन को अलग अलग करने में एक न्यूक्लियस से, वो कितनी है। फिगर 13.1 इज़ अ प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN वर्सेस द मास नंबर A फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है यहाँ पर, और मास नंबर पे आप देखोगे कैसे हाइड्रोजन की सबसे कम है यहाँ पर, उसके बाद हीलियम की। ठीक है, हीलियम की बढ़ जाती है, उसके बाद लिथियम की उससे कम है, फिर
नाइट्रोजन की, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें एक स्टेबल सेचुरेशन दिखाई देता है, ठीक है, स्टेबल कर्व दिखाई देता है, ओके, जिसका ये शो कर रहा है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में ज़्यादा फर्क नहीं है आयरन की, लेकिन यहाँ देखोगे तो उस पर ज़्यादा आएगी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मतलब क्या है, आयरन सबसे स्टेबल आयरन है, ठीक है। और फिर यूरेनियम की तरफ बढ़ोगे, हैवी मेटल की तरफ, तो आप देखोगे कि यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है वो कम है, और यही रीज़न होगा अभी हम देखेंगे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, इसमें जो इतना फर्मली होल्ड नहीं किया है उसमें, ठीक है। और यही रीज़न होगा इसमें ये अनस्टेबल होने के लिए फिजन करेगा, न्यूक्लियर फिजन करेगा। जबकि हाइड्रोजन के केस में क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, ठीक है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल कैसे हो सकता है, हीलियम, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, और वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो फॉर्मली बाउंड बन जाएगा, और हीलियम काफ़ी स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जो कि सन में भी रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो उसका न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न का एक्सप्लेनेशन ये ग्राफ हमें दे रहा है, ठीक है। ओके, अब कुछ फीचर्स देखते हैं इसके, जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया वैसे। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN is practically constant, that is practically independent of the atomic number for nuclei of middle mass number 30 to 170। तो आप देखोगे ये 30 से 170 मास नंबर तक ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। ये 30 से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये लगभग सल्फ़र से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो यहाँ से लेके 170 तक ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है एटॉमिक नंबर की, कोई भी एलिमेंट हो, सबका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है ये लगभग सेम है। द कर्व हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर ए इक्वल टू 56। ये याद रखना, आयरन के लिए ये सबसे ज़्यादा है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड एज अ वैल्यू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर ए इक्वल टू 230 और 238 के लिए यूरेनियम का आइसोटोप है, तो वहाँ पर 7.6, तो वहाँ पर थोड़ा कम आया है, ओके। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर एंड हैवी न्यूक्लियर। तो लाइट न्यूक्लियर के लिए हाइड्रोजन के भी देखो कितना कम है नीचे यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, यहाँ पर भी 2 से कम है, ठीक है। और हायर और लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कम है। फ्यूज़न और फ्यूज़न को होने का कारण यही है। We can draw some conclusion from this two observation। पहला conclusion देखते हैं। The force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of a few mega electron volt per nucleon। तो जो force है वो attractive है और strong है, जिससे few mega electron volt per nucleon आ रहा है। मतलब अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो ठीक ठाक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। सेकेंड, constancy of the binding energy in the range 30 mass number to 170 is a consequence of the fact that the nuclear force is short range, ठीक है। तो जो constancy है मतलब एक जो कांस्टेंट चल रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इस रेंज में 30 मास नंबर से लेके 170, ज़्यादा फर्क नहीं था, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होने का मतलब है कि बहुत कम डिस्टेंस तक ये बहुत कम डिस्टेंस एक्ट करता है। जैसे कि कूलम फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे डिस्टेंस तक एक्ट करता है, ठीक है। इसी की वजह से ये जो हमें कॉन्स्टेंसी दिख रही थी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट दिख रही थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू इस रेंज में वो दिख रही थी। वो कैसे है अभी समझते हैं। कंसिडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन इनसाइड अ सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस, it will be under the influence of only some of its neighbor which come within the range of the nuclear force, ठीक है। तो देखो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पर सेंटर पे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन को हम कंसीडर करते हैं। तो जो अट्रैक्शन होगा इसका, जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, क्या सारे न्यूक्लियॉन के साथ इसका न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, इस पर एक्ट कर रहा होगा? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। तो जो न्यूक्लियॉन्स इसके जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उस रेंज में उनके साथ लगी है। मतलब देखो
सपोज न्यूक्लियर फोर्स बस इतने रेंज तक लग रहा है, तो इस न्यूक्लियन के साथ इस न्यूक्लियन का कोई भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट करेगा, ठीक है। तो बाहर वाले का जो न्यूक्लियन है, जो न्यूक्लियर रेंज से ज़्यादा, तो नॉट न्यूक्लियर रेंज, जो न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है उससे अगर दूर है तो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज़ भले ही बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन तो बाहर ऐड हो रहे हैं ना, ठीक है। तो उनका इफेक्ट उस न्यूक्लियन पे है ही नहीं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ रही है। इसलिए इसको समझने के लिए एनालॉजी लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं होगा बट आई होप कि इसे समझ में आएगा। जैसे कि सपोज़ आप एक भीड़ में खड़े हो, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग में भीड़ कम थी, उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी, ठीक है। तो आप ये क्राउड से सराउंडेड हो, ठीक है। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी आप पे फोर्स लगने लगेगा आसपास से, जो आसपास के लोग हैं आप पे फोर्स लगाने लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो भीड़ बढ़ने से क्या होगा, ऑब्वियसली ये लोग आप पे फोर्स लगा रहे हैं तो इनका इफ़ेक्ट आप पे पड़ेगा। बट एक टाइम के बाद ये इतने लोग आप पे फोर्स लगा रहे हैं ना, ठीक है। अब वो भीड़ कितनी भी ज़्यादा बढ़ते जाए, आपके आसपास तो ऑलरेडी, और सपोज पास पास ही खड़े थे सारे लोग, तो चाहे कितनी भी भीड़ बढ़ जाए यहाँ पर, आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप पे तो फोर्स उतना ही लगता रहेगा, क्योंकि आप पहले भी इतने लोगों से सराउंडेड थे, अभी भी इतने लोग सराउंडेड थे। जो भीड़ बढ़ रही है वो साइड साइड में बढ़ रही है, और ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। आई होप कि एग्जाम्पल से समझ में आया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। If a nucleon can have a maximum of p neighbors within the range of the nuclear force, his binding energy would be proportional to p, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियन के मैक्सिमम p नेबर्स हो सकते हैं, तो ये जो न्यूक्लियर रेंज में, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में होंगे, मतलब ये p ही न्यूक्लियंस क्या कर सकते हैं। सपोज ये p6 है, ये 6 ही न्यूक्लियंस इसके पास है, ठीक है। न्यूक्लियर इतने पास है कि न्यूक्लियर फोर्स लग सकता है इनका, ठीक है। तो यही क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी इनकी वजह से होगी, और जो है उनकी वजह से तो नहीं होगी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी के प्रोपोर्शनल होगा। वो कांस्टेंट को हम सपोज क्या बोल लेते हैं, पी के बोल लेते हैं। लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन पी के, वेयर के इज द कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इफ यू इंक्रीज ए बाय एडिंग न्यूक्लियन, दे विल नॉट चेंज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन इनसाइड, ठीक है। मास नंबर को बढ़ा दो और न्यूक्लियन ले आओ न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन क्या इससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो भले ही आप और एक न्यूट्रॉन ला रहे हो, जैसे मैंने वो भीड़ वाला एग्जांपल दिया था, क्या हो रहा है, लेकिन जो 6 लोग थे, जो इस 6 न्यूक्लियन जो उस पर फोर्स लगा रहे थे, वो बाहर वाला तभी भी दूर है, वो बाहर ऐड होगा ना, ठीक है। इस यहाँ पर थोड़ी आ गया वो जो रेंज है, क्योंकि और यही इस बात को ही दिखा रहा है कि जो बाहर वाला फोर्स है वो डिस्टेंस का ज़्यादा है, तो उसका न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है और यहाँ नहीं लगेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होता तो न्यूक्लियर मास नंबर बढ़ने पे तब बढ़ना चाहिए था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। आई थिंक बीट वाला एग्जांपल काफ़ी सही रहेगा इसको इजी बनाने के लिए, ना तो थोड़ा सा टफ है ये समझना। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। Since most of the nucleons in a large nucleus reside inside it, not on the surface, the change in binding energy per nucleon would be small. तो बहुत कम भी फर्क पड़ेगा, चेंज बहुत कम होगा। The binding energy per nucleon is a constant and is approximately equal to pk, और ये pk के बराबर होगा, ठीक है। तब the binding energy constant रहती है for element. Okay, the property that a given nucleon influences only nucleons close to its order of saturation property, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो रहा है कि जो एक न्यूक्लियन है वो किससे इफेक्ट रहता है, अपने पास वाले न्यूक्लियन से इफेक्टेड रहता है, तो इसको सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। वेरी हैवी न्यूक्लियस से मास नंबर 240 हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू दैट ऑफ अ न्यूक्लियस इज मास नंबर 120. Thus, if a nucleus mass number 240 breaks into two mass number 120 nuclei, nucleon get more tightly bound, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हैवियर न्यूक्लियस है यूरेनियम का, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है, ठीक है, 8 से कम है, 7 पॉइंट समथिंग है, ओके। और जो
तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 न्यूक्लियॉन में ब्रेक हो जाएगा। इनका मास नंबर कितना होगा, बेरियम क्रिप्टॉन में जैसे ब्रेक हो जाता है, जैसे कि देखो 240 वाला 120 और 120 वाले में ब्रेक हो गया मास नंबर 120 में। उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो देखो वो ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 120 वालों की ये ज़्यादा है, 8 के ऊपर है। ओके, तो उसमें स्प्लिट हो जाएगा। देखो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है उनकी पर न्यूक्लियन, इसका मतलब उनको उसमें जो न्यूक्लियॉन्स है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है पर न्यूक्लियन कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उनको क्या कर सकें, न्यूक्लियन को अलग कर सकें, तो ज़्यादा देनी पड़ेगी इनको और इनको कम देनी पड़ी। तो ज़्यादा टाइटली बाउंड कौन सा है, ये वाला 120 वाला क्या है, ज़्यादा टाइटली बाउंड है। ओके, तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन होता है। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को हम। ठीक है, रीज़न ये है, दिस इम्प्लाई दैट एनर्जी वुड बी रिलीज इन द प्रोसेस, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू फिजन। ठीक है, और जब ये ऐसा होगा, एक हैवियर न्यूक्लियस जब स्प्लिट होगा 2 छोटे न्यूक्लियस में, तो एनर्जी रिलीज़ होगी और ये न्यूक्लियर फिजन है। ओके, और 4th पॉइंट देखते हैं, कंसिडर 2 वेरी लाइट न्यूक्लियस mass number 10 less than or equal to 10 joining to form a heavier nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavier nucleus is more than the binding energy per nucleon of the lighter nucleus. ठीक है, तो देखो जैसे हाइड्रोजन की बात ले लो, यहाँ पर हाइड्रोजन का आप देखोगे, हाइड्रोजन की और देखो ये ड्यूट्रियम है, प्रोटियम है, ट्रीटियम है। हीलियम का देखो ये इनका 2 और 4 के अराउंड है, 2 और 3 के अराउंड है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जबकि हीलियम का कितना है, 7 के करीब है। ओके, तो मतलब जब ये फ्यूज़ होके हीलियम बनाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, तब फिर से तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, इसका मतलब हीलियम ज़्यादा स्टेबल है, और जब वो बनेगा तब बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी जो फ्यूज़न में होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न में। ओके, अगेन हाँ, और दिस मीन दैट द फाइनल सिस्टम इज़ मोर टाइटली बाउंड, है ना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी में रिलीज़ हुई है ना। जब भी हमने पढ़ा ना, जब न्यूक्लियन बनता है, ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। ओके, और इसमें फ्यूज़न में एनर्जी रिलीज़ होगी, सन में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसके बाद आई होप कि ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ था, ये इसके कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छे से समझना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।